20 लाख करोड़ में किसी को कुछ नहीं मिला। मीलों चल रहे हैं सड़कों पर, पांव पे छाले पड़ गए, जिंदगियों से हद हो गए, मौत के मुंह में चले गए। उन्हें आत्मनिर्भर बनना की बात वो सिखा रहे हैं जो 8,000 करोड़ का जहाज खरीद रहे हैं, लाखों के चश्मे, कोट और सूट और बूट पहनते हैं। वो उस गरीब जिसके तन पे कपड़ा नहीं है, जो मीलों चलता है, वो किसान, उसको आत्मनिर्भर बनने की बात आज कही जाती है। भारत तुमसे संभल नहीं रहा, भारत की 135 करोड़ की आबादी संभल नहीं रही। अखंड भारत चाहिए उनको, पाकिस्तान भी चाहिए, अफगानिस्तान भी चाहिए, बांग्लादेश भी चाहिए। वो आज भविष्य की बात नहीं करेंगे, वो आज भविष्य की सोच लेकर नहीं बढ़ेंगे। एक विजन, एक दूरदर्शिता नहीं है। वो इतिहास के गड़े मुर्दों को उखाड़ेंगे और अपनी नाकामियों को ढकने का काम करेंगे। इसीलिए वो नेहरू तक जाते हैं। लोग बार बार चीखते हैं, भाइयों और बहनों, देश का पैसा है, सरकारों को जवाब देना चाहिए, नहीं देना चाहिए कि जनता का, देश का पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2014 के चुनावी भाषण थे। तो आप क्यों पीएम केयर फंड को छुपाए बैठे हैं कि किसने कितना पैसा दिया, आपने कहां कहां खर्च किया है। घोषणाएं हो रही हैं, बहुत मोटी मोटी घोषणाएं हो रही हैं और एक दो वीडियो कहीं से लाकर बनाकर वाहवाही लूटी जा रही है। केंद्र की मोदी सरकार, संघ भाजपा, ये अंधभक्त जिनको हम कहते हैं, ये आपका हमारा ध्यान भटकाने की लगातार कोरोना वायरस की जंग में जब देश लड़ रहा था, घरों में हम सब मिलकर तपस्या कर रहे थे, तब भी पूरे कोरोना वायरस के दौरान हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई बनाने की कोशिश की गई। मेक इन इंडिया का नारा दिया था आपने, मेक इन इंडिया क्या कहता था? स्वदेशी, मेक इन इंडिया, लोकल, सब एक ही तो चीज है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज की घोषणा करके जा रहा हूं, जिसका खुलासा देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी करेंगे। मेरे बारे में, उसके बारे में बताने के लिए कुछ नहीं, बस घोषणा कर रहा हूं। 20 लाख करोड़ रुपया आपको दिया जाएगा। लोग बहुत खुश हुए हमारे जैसे कि 20 लाख करोड़, जीडीपी का 10%, बहुत बढ़िया। 20 लाख करोड़ में किसी को कुछ नहीं मिला। 90,000 करोड़ बिजली कंपनियों को राहत के लिए, बिजली कंपनियों को, आपके बिजली के बिल कम नहीं होंगे, आपसे बिजली के पूरे बिल वसूल किए जाएंगे, आपसे जो टैक्स लिया जाता है उसमें कोई कमी नहीं है, जीएसटी में कोई कमी नहीं है, पेट्रोल डीजल के दाम में कोई कमी नहीं, गैस के सिलेंडर के दाम में कोई कमी नहीं। आपके खातों में सीधा पैसा डालना है? बिल्कुल भी नहीं, किसी गलतफहमी में मत रहिएगा। हमने तो सिर्फ सुझाव दिया, हम आलोचना नहीं कर रहे हैं, हम आपको सुझाव दे रहे हैं। क्योंकि अगर आप लोग बार बार चीखते हैं, भाजपाई 70 साल कांग्रेस ने राज किया है, तो 70 साल राज जिसने किया है उसके पास कुछ अनुभव तो होगा। और हम खामोश नहीं है, जो हमारा विपक्ष है वो खामोश नहीं है, वो आपको उसी 70 साल का अनुभव शेयर कर रहा है कि हर 13 करोड़, जो 13 करोड़ जनधन खाते हैं, उसमें आप 7,500 डाल दीजिए और पूरा एक महीना वो गरीब मजदूर अपना घर चला लेगा। और आप इन लघु कुटीर उद्योगों को आर्थिक मदद दीजिए ताकि ये मजदूर अपने उद्योगों को, अपने काम की जगहों को छोड़कर ना जाता, वो वही रहता और उनके खाते में पैसा भी आता, ये दबाव उनके ऊपर नहीं होता जो कुटीर लघु उद्योग है, तो ये चल पाता। आज आप कह रहे हैं हम ट्रेनें चला रहे हैं, 40 दिन के बाद ट्रेनें चल रही हैं। जब हमारे पास कोरोना वायरस के कुछ भी मरीज नहीं थे तब ट्रेनें नहीं चलाई। आज 40 दिन के बाद 75,000 कोरोना वायरस के पीड़ित पहुंच चुके हैं और अब आप कहते हैं हम ट्रेनें चला रहे हैं। अच्छी बात है चला रहे हैं, पर बहुत देर कर दिया आपने इन ट्रेनों को चलाने के लिए। और आज एक और जनता की जीत हुई है। 40 दिन के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को झुकना पड़ा, क्योंकि उनके 2014 के जो चुनावी भाषण के वीडियो थे, भाइयों और बहनों, देश का पैसा है, सरकारों को जवाब देना चाहिए, नहीं देना चाहिए कि जनता का, देश का पैसा कहां खर्च हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2014 के चुनावी भाषण थे। लोगों ने वीडियो निकाले, खोजे और उन्हें 2020, 6 साल बाद उन्हें याद दिलाया, प्रधानमंत्री जी आप खुद ही तो कहते थे कि पारदर्शिता होनी चाहिए, जनता का पैसा है, जवाबदेही होनी चाहिए। तो आप क्यों पीएम केयर फंड को छुपाए बैठे हैं कि किसने कितना पैसा दिया, आपने कहां कहां खर्च किया है? और उसका चेहरा बने राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस ने विपक्ष का धर्म निभाते हुए हमला किया। बिल्कुल पीएम केयर फंड की पारदर्शिता लाइए, कितना फंड कहां से आया, कहां खर्च करे, क्यों नहीं आप देश को बता रहे हैं? आज देश के प्रधानमंत्री को जनता के सामने, देश के सामने झुकने पर मजबूर होना पड़ा। अपनी मर्जी से खुलासा नहीं किया, जनता के दबाव में झुकना पड़ा। और जब झुके तो खुलासा किया है, 1-2 हजार करोड़ की मैंने यहां दिया, मैंने वहां दिया, लेकिन अभी तक कुल कितना आया
उसका नहीं मालूम है, बट हाँ इतना इतना दिया कि 40 दिन के बाद पीएम केयर फंड में आज बताया। वो भी जब हमने पूछा कि रेलवे मंत्रालय तो घाटे में है, फिर भी वो पीएम केयर फंड में 151 करोड़ देता है और मजदूरों को निःशुल्क टिकट नहीं, उनसे भी टिकट वसूली जा रही है, वो भी इस समय पर। मैं आप सभी लोगों को सिर्फ ये कह रही हूं, ये 20 लाख करोड़ के पैकेज में आप खुद देख लीजिएगा, अगले 1 महीने इंतजार कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रही कल प्रधानमंत्री जी ने आधे घंटे का 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की, आज 1.5 घंटा देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इतना बड़ा बातें की, लेकिन आया क्या? जल्दबाजी मत करिए, 15 दिन इंतजार करते हैं, महीना इंतजार करते हैं। 20 लाख करोड़ जीडीपी का 10% बता रहे हैं। आपके बैंक में पैसा आया? बताइएगा मुझे जरूर। आपकी कोई नौकरियां आपको क्या वापस मिल रही हैं? आपकी जो सैलरी, आपके जो वेतन, आपके जो मेहनताना रुका हुआ था, क्या वो मिल गया आपको? क्या आपके पेट्रोल डीजल के दाम कम करके आपको कुछ गरीब को राहत दी? क्या गैस के सिलेंडर का दाम खत्म हुआ? घोषणाएं हो रही हैं, बहुत मोटी मोटी घोषणाएं हो रही हैं, और 1-2 वीडियो कहीं से लाकर बनाकर वाहवाही लूटी जा रही है। तो मैं आप सभी से कहूंगी, अपने खुद के गिरेबान में झांकिएगा कि हमारे खातों में, हमारी जेब में कितना पैसा इस 20 लाख करोड़ की राहत से आया है। गरीब मजदूर किसान के जेब में, जनधन खातों में कुछ नहीं आ रहा है। और सही कहा है विशेषज्ञों ने कि भारत में इतनी मौतें कोरोना वायरस से शायद ना हो जितनी भूखमरी से होंगी। ये सच है, यकीन ना हो तो आंकड़े उठाकर देख लीजिए और इंतजार करिए। लेकिन हम चुप बैठकर हाथ पे हाथ रख के इंतजार नहीं करेंगे। हम इन सरकारों को जगाते रहेंगे कि लगातार गरीब मजदूर जनधन खातों में, किसानों को आपको राहत देनी होगी। डायरेक्ट कैश ट्रांसफर उनके बैंक खातों में आपको, किसान के 10,000 तो गरीब मजदूर मनरेगा में जो काम कर रहे हैं 7,500 डालना होगा, ताकि वो अपने घर में रह सके, वो सुरक्षित रह सके और वो अपनी भूखमरी की कगार में ना पहुंचे, वो खाना खा सके, वो अपने बच्चों को पाल सके। अगर आपको कुछ मिला हो, आपके जनधन खातों में आया हो, आपको राहत मिली हो, आपकी जिंदगी में बदलाव, आपकी नौकरी, आपकी तनख्वाहें, आपके पैसे, तो प्लीज बताइएगा जरूर। राजीव गांधी जी, नेहरू जी के ऊपर, पंडित नेहरू के ऊपर व्यक्तिगत पर्सनल हमले किए गए, लांछन लगाए गए, इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल किया गया। क्यों? क्या बिगाड़ा है उन्होंने? वो तो अब दुनिया छोड़ के चले गए। ना इंदिरा गांधी जी है, ना जवाहरलाल नेहरू जी है इस दुनिया में, और ना ही राजीव गांधी है। आज की दशा, दिशा, माहौल, ये 3 लोग, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, दुनिया में नहीं है। वो दोषी कैसे हो सकते हैं? क्यों उन्हें कोसा जा रहा है? क्यों उन पे हमले किए जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि कांग्रेस से वो थे, और वो कांग्रेस आज देश की सोती सरकारों को गरीब मजदूर, किसान, कामगार, मनरेगा के मजदूरों के लिए बार बार जगा रही है। उनकी पीड़ा, उनका दर्द, जो सड़क पर आज भी मीलों तक चलने के लिए मजबूर है, उनका दर्द दिखा रही है। इसलिए ये इन्हें मंजूर नहीं है और ये पर्सनल व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। मैं सच बता रही हूं, मुझे बहुत बुरा लगता है, कभी गुस्सा आता है कि जो नेता दुनिया छोड़ के चले गए हैं, आज के हालात के लिए वो जिम्मेदार नहीं है। 6 सालों से तो आपकी सरकार है, केंद्र की मोदी सरकार, संघ, भाजपा, ये अंधभक्त जिनको हम कहते हैं, ये आपका हमारा ध्यान भटकाने की लगातार कोरोना वायरस की जंग भी जब देश लड़ रहा था, घरों में हम सब मिलकर तपस्या कर रहे थे, तब भी पूरे कोरोना वायरस के दौरान हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई बनाने की कोशिश की गई पूरी तरह से। और आज भी मैं आपसे कह रही हूं, इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए चाइना का बॉर्डर हो, पाकिस्तान का बॉर्डर हो, मुद्दा बनाया जाएगा, पर अपने सेना के जवानों पर, जांबाज जवानों पर, जो अपनी जान पर खेल रहे हैं, उन पर यकीन रखिएगा कि हमारे भारतीय सेना के जांबाज जवान इस देश की आन पर आंच नहीं आने देंगे। पूरी मुस्तैदी से हमारे जवान अपनी जान पर खेल के सरहद, चाहे वो चीन की सरहद हो, चाहे वो पाकिस्तान की सरहद हो, वहां पर डटे हुए हैं। इसलिए वो ये चाहता होगा जवान कि आप देश के भीतर जो लड़ाई लड़ रहे हैं, कम से कम उसमें धर्म मत लाएं, कम से कम उस कोरोना वायरस, बेरोजगारी, भुखमरी से देश का ध्यान भटकने मत दीजिए। वो देश की सरहद पर रहे तो आप और हमें सरहद के भीतर रहते हुए उस शोषित गरीब जो है, आम जो बेरोजगार है, उसकी आवाज को सरकार के सामने उठाते रहना है। 90,000
टेक्निकल इंजीनियर सेना में 90,000 नौकरियां खत्म कर दी गई हैं। 90,000 सेना की नौकरियां खत्म। मेक इन इंडिया का नारा दिया था आपने। मेक इन इंडिया क्या कहता था? स्वदेशी, मेक इन इंडिया, लोकल, सब एक ही तो चीज है। इसमें कोई अंतर है? मुझे नहीं समझ आ रहा है। मुझे नहीं समझ आ रहा है। मेक इन इंडिया मतलब भारत में बना, भारत में मतलब बना स्वदेशी, स्वदेशी मतलब लोकल। लेकिन आप हमेशा क्या करते हैं, दिखाते तो ऐसे कि कोई नई चीज लेकर आ रहे हैं, कोई नई चीज लेकर आ रहे हैं, लेकिन जब हम उसे देखते हैं तो वो पुरानी चीज ही होती है। मेक इन इंडिया 6 साल पहले। स्वदेशी तो महात्मा गांधी जी के समय पर, उससे बड़ा स्वदेशी का कांग्रेस महात्मा गांधी जी ने। साइमन कमीशन जब आया था तो हम लोगों ने पूरे अपने विदेशी सामानों को जला दिया था, और हम कांग्रेस ने शुरुआत की खादी से, जिसका प्रचार प्रधानमंत्री जी ने किया, पर भाजपा के नेताओं ने खादी नहीं पहना। कांग्रेस के नेता आज भी पहनते हैं। ये स्वदेशी का नारा था। लोकल किसने कब रोका आप लोगों को? हम तो कहते हैं कि जो भी सामान वहां से आ रहा है जो हमारे यहां बन सकता है उसे आप बैन कर दीजिए। जब आप उसे रोक देंगे तो मजबूरन यहां पर बनाना ही पड़ेगा आपको। स्टार्टअप्स हैं, आप शुरू करिए अपना कुछ काम धंधा शुरू करिए, आप घरों में करिए। कर्ज की बात है, बिना गारंटी के छोटे कुटीर लघु उद्योगों को कर्ज देने की बात। कर्ज मैं आपको ध्यान दूं, आपको ये चुकाना पड़ेगा। आपका काम धंधा चले ना चले, आपने जो कर्ज लिया वो डूब जाए, ये माफ नहीं किया जाएगा। कर्ज माफ नहीं किया जाएगा, ना किसान का, ना गरीब, ना छोटे लघु कुटीर उद्योग वाला जो कह रहे हैं 3 लाख करोड़ का कर्ज ले लीजिए, ये कर्ज डूब गया तो माफ होगा? नहीं नहीं नहीं, आपकी चमड़ी उधेड़ लेंगे, माफी चाहूंगी। आप नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी, विजय माल्या नहीं है जिनका 65,000 करोड़ आरबीआई से कह के माफ करा दिया जाएगा। समझ लीजिएगा, आपको ये काम कर्ज लेकर करना है, अपनी जिम्मेदारी पर। आत्मनिर्भर, आपने सुना ये शब्द आत्मनिर्भर? जो मीलों चल रहे हैं सड़कों पर, पांव पे छाले पड़ गए, जिंदगियों से हद हो गए, मौत के मुंह में चले गए, उन्हें आत्मनिर्भर बनना की बात वो सिखा रहे हैं जो 8,000 करोड़ का जहाज खरीद रहे हैं, लाखों के चश्मे, कोट और सूट और बूट पहनते हैं। वो उस गरीब जिसके तन पे कपड़ा नहीं है, जो मीलों चलता है, वो किसान, उसको आत्मनिर्भर बनने की बात आज कही जाती है। वो आत्मनिर्भर है, आपने मोहताज कर दिया है उसे। मोदी जी, आपने मोहताज बना दिया उसे। झूठ बोला सुप्रीम कोर्ट में कि एक भी आदमी सड़क पर अब नहीं है मजदूर कामगार। झूठ। अपने आसपास देखिए तो सही, आपको आज भी इतने मजदूर कामगार मेहनतकश लोग आज भी क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि उनका विश्वास नहीं है। जो आप लंबे लंबे भाषण देते हैं उस पे उनका विश्वास नहीं है। अगर होता तो वो यूं लाखों की तादाद में मीलों पैदल चल के अपने घरों के लिए नहीं निकलते। विश्वास की कमी है। क्यों नहीं विश्वास पैदा कर पाए? क्यों फर्स्ट लॉकडाउन पे सब लोगों को नहीं रोक पाए? क्यों लोग सड़कों पर आ गए? क्योंकि जो ट्रेनें आपको लॉकडाउन की घोषणा से पहले चला देनी चाहिए थी, 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, कि मैं लॉकडाउन करने जा रहा हूं, और 10 दिन के लिए जिसको जहां अपने घरों में रहना है तो घरों पे पहुंचाने की जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए थी। इस देश को खड़ा करने में जिस मजदूर और किसान का खून और पसीना बहा है, ये लड़ाई उसकी है जो शोषित है आज, जिसके साथ अत्याचार हो रहे हैं, जो सड़क पर है, जो आवाज नहीं उठा पा रहा, जो आंसू है जिसके उस आंखों में, ये लड़ाई उसकी है। अगर सरहद पे जवान लड़ रहा है तो आपको और हमें भी उस मजबूर मजदूर, उस किसान, उस शोषित पीड़ित के लिए आपको हमें उनकी आवाज बनकर आज इस सरकार को लगातार जगाना है और कहना है कि आपको इनकी मदद करनी ही होगी। लाखों करोड़ों लोग उद्योग छोड़कर जा गए, अपने अपने शहरों के, अपने गांव, अपने घर चले गए हैं। फैक्ट्रियां आप कहते हैं कर्जा लेकर खोल लीजिए, वो कह रहे हैं कर्जा तो लेंगे, फैक्ट्री भी खोल लेंगे, मजदूर नहीं है। मजदूर तो चले गए अपने घरों में क्योंकि वो भुखमरी के कगार पर आ रहे। तो मैं कर्ज लेकर फैक्ट्री खोल के करूंगा क्या? फैक्ट्री चलेगी नहीं तो वो कर्ज मैं चुकाऊंगा कैसे? और आप नीरव मोदी अपने पूंजीपतियों भाई की तरह मेरा कर्ज माफ नहीं करेंगे। मैं इस कर्ज में डूब कर मर जाऊंगा, किसानों की तरह आत्महत्या कर लूंगा। इस डर से वो जो छोटा छोटा व्यापारी था वो भी कर्ज लेते हुए डर रहा है, वो कर्ज नहीं ले रहा है। इसीलिए एक ही आलोचना नहीं, सुझाव देकर वापस इस बात को खत्म करूंगी। न्याय योजना के तहत मैं सबसे कह रही हूं, मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। 13 करोड़ जो गरीबी रेखा से नीचे और भुखमरी की तरफ चले गए, सिर्फ उन 13 करोड़ जनधन खातों में 7,500, सिर्फ 7,500
अगर आप डाल देते हैं तो पूरा 1 महीना 30 दिन वो आदमी भूखमरी से नहीं मरेगा। वो अपना घर परिवार बिना रोजगार, जिसका बेरोजगार हो गया, जिसकी तनख्वाह नहीं है, वो अपना गुजारा कर लेगा और उस 1 महीने में आप अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला सकते हैं। वो 1 महीना वो घर पे भी रह सकता है। ट्विटर हैंडल पे चल रहा था अखंड भारत। हाँ, भारत में आवाज तो उठाइए इस सरकार के खिलाफ। आपको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अखंड भारत चाहिए। अखंड भारत मतलब पूरा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार सारा हमारा हिस्सा है। अखंड भारत चाहिए। लेकिन 130-135 करोड़ का भारत क्या संभल रहा है? क्या उन्हें रोटी खिला पा रहे हैं? क्या उन्हें रोजगार दे पा रहे हैं? क्या उन्हें पक्का मकान दे पा रहे हैं? क्या उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य दे पा रहे हैं? नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन चाहिए क्या? अखंड भारत। जैसे 135 करोड़ का भारत नहीं संभल रहा, जो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की पैरवी कर रहे हैं कि लोग इतने बच्चे पैदा कर रहे हैं इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लाइए, वो अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं जब कहते हैं अखंड भारत चाहिए। अरे भाई, भारत संभाल लो मेरे भाइयों। भारत तुमसे संभल नहीं रहा। भारत की 135 करोड़ की आबादी संभल नहीं रही। अखंड भारत चाहिए उनको। पाकिस्तान भी चाहिए, अफगानिस्तान भी चाहिए, बांग्लादेश भी चाहिए, पर वहां का मुस्लिम नहीं चाहिए इन्हें। उन्हें कहां ले जाएंगे? अखंड भारत में अफगानिस्तान आ जाएगा तो वहां का मुस्लिम, पाकिस्तान का मुस्लिम, बांग्लादेश का मुस्लिम, वो कहां जाएगा? तो आप समझ रहे हैं? इनको जमीन चाहिए, इनको लोग नहीं चाहिए। समझ रहे? इनको शरीर चाहिए। आत्माएं मर गई हैं, इंसानियत मर गई है। कुछ लोग महात्मा गांधी जी के ऊपर बात कर रहे हैं। मैं माफी चाहूंगी, फिर मुझे गुस्सा आता है जब आप देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के त्याग, बलिदान, नेहरू जी और महात्मा गांधी, माफी चाहूंगी, बहुत गुस्सा आ रहा है कि फिर भी अपने कंट्रोल कर रही हूँ। इतिहास पढ़िए उनका, इतिहास पढ़िए, आपको समझ आएगा। कहीं चाय की दुकान नहीं लगाते थे। करोड़ों की संपत्ति थी नेहरू जी और उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू के पास। करोड़ों की संपत्ति आती, लेकिन सब ऐशो आराम छोड़कर, अपनी संपत्तियों को छोड़कर देश के लिए दान करके 27 साल पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल में रहे। 27 साल देश की आजादी के लिए लड़े, अंग्रेजों से लड़े। सावरकर और गोडसे की तरह गद्दार अंग्रेजों की दलाली नहीं की थी। इसलिए इन पे बोलने से पहले अपने गिरेबान में चढ़िए। औकात नहीं है हम लोगों की, औकात नहीं है कि हम महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, सरदार पटेल का, भगत सिंह का, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर का, इनका नाम अपनी जबान, गंदी जबान से आप ले, संघ ही ले। क्योंकि मुखबरी की, जब कांग्रेस थी आजादी से पहले, तब संघ भी था। कांग्रेस के पास इतिहास है बलिदानों का, संघ के पास एक इतिहास नहीं होगा, एक ऐसी कुर्बानी नहीं होगी, एक आदमी इनका फांसी के तख्ते पे नहीं होगा। लेकिन अंग्रेजों की दलाली करते हुए खत्म होगा ये सभी लोग। वो आज भविष्य की बात नहीं करेंगे, वो आज भविष्य की सोच लेकर नहीं बढ़ेंगे। एक विजन, एक दूरदर्शिता नहीं है। वो इतिहास के गड़े मुर्दों को उखाड़ेंगे और अपनी नाकामियों को ढकने का काम करेंगे। इसीलिए वो नेहरू तक जाते हैं। वो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जो चले गए 40 साल पहले, हमारी दुनिया छोड़ गए हैं, वो उनकी बात करेंगे। लेकिन हम कांग्रेस और मेरे जैसे लोग जो साइंस के स्टूडेंट रहे, जो विज्ञान, आज भविष्य की तरफ देखते हुए आज एक नींव मजबूत करने की बात करते हैं, जिसमें इस देश की बुलंद इमारत को हमें खड़ा करना है। लेकिन ये आपको इतिहास के पन्नों में उलझा कर रख देंगे। राइस टीवी, सच सबसे आगे।